Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta and today we are going to start lecture number 4 of D and F block elements. आज की क्लास में बेटा हम थ्योरी कम करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था प्लीज़ रिवाइज करके आना, फिर आज की क्लास देखना. तो अगर किसी ने रिवाइज नहीं करा सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर पहले जो लास्ट 3 लेक्चर्स के नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, तब ये वाली क्लास स्टार्ट करना. ठीक है. सो पहले आज की क्लास में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे. पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या करा था. सो लास्ट क्लास के अंदर हमने सबसे पहले एक हमारी प्रॉपर्टी बच गई थी, दैट वाज द ट्रेंड्स इन M2 प्लस से M का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो वहां पर हमने देखा था कि जो ट्रेंड था वो इरेगुलर था, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हो पा रहा था क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सब्लिमेशन हो गया, फर्स्ट आयनाइजेशन हो गया, सेकेंड आयनाइजेशन हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया. तो वहां पे देखना पड़ता है कि किसी की सब्लिमेशन कम हो सकती है, किसी की आयनाइजेशन कम हो सकती है. अगर रिलीज एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है नेगेटिव में, रिक्वायर्ड कम है, तो उन केसेस में वैल्यू नेगेटिव में आ रहा था. जिन केसेस में खासकर हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा था कॉपर का. कॉपर के केस में ई नॉट वैल्यू बेटा पॉजिटिव क्यों आ रहा था? क्योंकि वहां पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी था यानी सब्लिमेशन प्लस द सम ऑफ 2 आयनाइजेशन एनर्जी वो काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू द रिलीज्ड एनर्जी. उसके बाद हमने स्टार्ट करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी. वी टॉक्ड अबाउट डेंसिटी, है ना. हमने डेंसिटी के बारे में बात करा था कि स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक जब जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करता है. इसके अलावा हमने मेटालिक बॉन्डिंग की बात करी थी. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनता है? मेटालिक बॉन्ड बनता है. देन वी टॉक्ड अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा. यहाँ पर हमने एक्सेप्शन भी करा था बेटा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है, क्योंकि यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड ही कैसा होता है? वीक होता है. इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से वीक मेटालिक बॉन्ड होता है. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेटाइल मेटल्स. ये करा था. नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कि किसी को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता है. अगेन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब हम सीरीज में मूव करते हैं पहले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज करता है, उसके बाद क्या करता जाता है? डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं. यहां पर हमने एक चीज भी करी थी भाई, क्रोमियम और मैग्नीज में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन EOA किसका ज्यादा होता है? क्रोमियम का ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होता है? क्रोमियम का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैग्नीज. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करी थी, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता रही हूं कि एक बार रिवाइज हो जाए कि अभी तक हम क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मेन हमने फॉर्मूला ये वाला करा था, μs इज इक्वल टू रूट में n into n plus 2 बोहर मैग्नेटॉन, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. μs क्या रिप्रेजेंट करता था? आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी करी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद. वी टॉक्ड अबाउट आई गेस कैटालिटिक, वी टॉक्ड अबाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह होते हैं, बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. इसके अलावा
हमने अलॉय फॉर्मेशन करा था. वी टॉक्ड अबाउट द कलर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस. है ना. बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, अलॉयज भी बनाते हैं. अलॉयज में याद रखना विद इन 15% का साइज होना चाहिए. साइज डिफरेंस, जो दो मेटल हम मिक्स कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है. दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे कैन अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. कलर्ड आयंस में याद रखना है D0 D10 आयंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वहाँ कोई DD ट्रांजिशन नहीं होता. बट जो आपके कुछ कंपाउंड्स हैं उनमें कलर किस वजह से आ रहा था, जैसे परमैग्नेट था, डाइक्रोमेट था, इसके अलावा आपका क्रोमेट आयन था CrO4 2-, उनमें कलर किसकी वजह से आ रहा था बेटा, वहां पे जो कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. लीगेंड मेटल के खाली ऑर्बिटल में क्या कर देता था, चार्ज ट्रांसफर कर देता था. इसके अलावा फेरीफेरोसाइनाइड करा था हमने जिसका प्रशियन ब्लू कलर था, वहां मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर था. पोलराइजेशन जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं. तो कलर और भी रीजन से आ सकता है. फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस के बाद हमने करा था इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी जो क्रिस्टल, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स लिखना, जो ट्रांजिशन मेटल्स की लैटिस होती है उसमें जो खाली जगह होती है, अनऑक्यूपाइड स्पेस, इंटरस्टिशियल साइड्स जो होती हैं, वॉइड्स जो होते हैं, वहाँ पे स्मॉल एटम, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो वहाँ पर उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड. एग्जाम्पल याद रखना, TiC हो गया, Mn4n हो गया, VH0 अलग अलग थे, उस हिसाब से 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लेना. प्रॉपर्टीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर वो वाली उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि केमिकली इनर्ट होते हैं, बट ज़्यादातर MCQs में दे रखा होता है कि दे आर केमिकली रिएक्टिव. ठीक है. सो आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्रॉपर्टीज ही हमने करी थी, वो सारी की सारी एक बार हमने देख लिया क्या क्या करा था. अब आज की क्लास में बेटा हम ट्रेंड्स स्टार्ट करेंगे. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो होते हैं. सो अब जो हम ट्रेंड पहला डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम M3+ टू M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. M3+ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, M2+ की. अगेन पहले समझो ज़रा होता क्या था. सबसे पहले हम मेटल सॉलिड को, M थोड़ा पतला बन गया, पहले हम मेटल को सॉलिड से किस में बदल रहे थे, मेटल गैशियस में. और इस टाइम पर जो हम एनर्जी दे रहे थे वो कौन सी एनर्जी थी बेटा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सबलाइम करा रहे हैं, सॉलिड को किस में चेंज कर रहे थे, गैस में. और यहाँ पर क्योंकि सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये वाला प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक. ठीक है, यानी एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ होगी क्योंकि रिक्वायर्ड है. फिर मेटल गैशियस में से हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, डेल्टा IH1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. I रिप्रेजेंट्स आयनाइजेशन, H एंथैल्पी, और 1 का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. तो ये बनेगा M+ गैशियस. एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, डेल्टा IH2, तो बन जाएगा आपका M2+ गैशियस. अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो मिलेगा आपको, यहां पे हो जाएगा बेटा डेल्टा IH3, तो आपको मिलेगा M3+ गैशियस. अब इस M3+ गैशियस को हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रेट करना पड़ेगा. जब हाइड्रेट करेंगे तो डेल्टा H हाइड्रेशन, और आपका यहां पर क्या होगा फिर M3+ एक्वस. ठीक है. सो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि M3+ एक्वस जो है वो M2+ में, बेसिकली हम जो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की बात कर रहे हैं,
और यहाँ पर बेटा M2+ वाला भी हाइड्रेट होगा, ठीक है। सो इसकी भी हाइड्रेशन होगी यहाँ पर इन्वॉल्व, मतलब समहाउ होगी, ठीक है। बट कोई नहीं, इस चीज को भी रहने देते हैं फैक्टर को। सो यहाँ पर हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं ना वो M3+ से कहाँ की बात कर रहे हैं, M2+ की, ठीक है। बट यहाँ पर एक और एडिशनल आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो गया। पहले क्या था, जब हम M2+ से M की बात कर रहे थे तो वहां पर हम सिर्फ 2 ही स्टेप की आयनाइजेशन एनर्जी को कंसिडर कर रहे थे, पर यहाँ पर क्योंकि तुम M3+ में जा रहे हो, 3+ किस में रिड्यूस हो रहा है, 2+ में। सो 3+ तक पहुंचने के लिए यार मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितनी आयनाइजेशन एनर्जी होंगी जी, बताइए भाई, 3 आयनाइजेशन चाहिए होगा। सो यहाँ पर अब जरा देखो बेटा, एंडोथर्मिक वाली कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, सब्लिमेशन रिक्वायर्ड, ΔI H1 भी रिक्वायर्ड, ΔI H2 भी रिक्वायर्ड, प्लस ΔI H3। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एनर्जी देना ही पड़ेगा हमेशा, तो ये भी ये सारा का सारा एंडोथर्मिक। सिर्फ ΔH हाइड्रेशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, और तब साइन कैसा आता है आपका, नेगेटिव का आता है। सो अब जरा देखेंगे कि क्यों ट्रेंड में इरेगुलरिटी आती है यहाँ पर। सो अगर आप देखेंगे वैल्यूज, स्कैंडियम के लिए जो वैल्यू होती है वो बहुत लो होती है, क्यों होती है अभी बात करेंगे। -0.37, -0.26, -0.41, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, कोबाल्ट में प्लस। सो आप देखो वैल्यूज तुमको याद नहीं करना, वो ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करना होता था ना यहाँ पे करना है, क्योंकि सवाल के अंदर आपको वैल्यूज दे रखी होती हैं जब E0 सेल निकालना होता था। सो यहाँ पर आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस वजह से, जैसे कॉपर में पॉजिटिव E0 क्यों था, यहाँ पे स्कैंडियम के केस में क्यों वैल्यू लो होती है। सो पहला हम समझेंगे स्कैंडियम का केस। देखिए स्कैंडियम 3+ जब बना होगा, पहले स्कैंडियम सॉलिड को गैस में बदला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, है ना। स्कैंडियम 3 देखो बेटा वैल्यू लो कब आएगी, हम बोलते हैं वैल्यू हाई, यानी पॉजिटिव में वैल्यू हाई कब होती थी, जब रिक्वायर्ड ज्यादा था, है ना। वैल्यू देखो भाई, अगर मान लो +500 है और रिलीज -100 हो रही है, तो यहां पर वैल्यू +400, वैल्यू काफी हाई आ रही है, ठीक है। अगर यहां पर मान लो रिलीज हो रही है -300, तो वैल्यू कंपैरेटिवली उसके लो है। और अगर मान लो एनर्जी रिलीज हो रही है 450 की, तो वैल्यू और लो हो गई, 50 हो गई। अगर मान लो वैल्यू रिक्वायर्ड 500 है बट रिलीज 600 हो रही है, तो उस टाइम पर वैल्यू और लो हो गई, क्योंकि हम नेगेटिव में चले गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, स्कैंडियम के केस में वैल्यू जो होती है 3+ वाले की वो लो होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब स्कैंडियम था, पहले न्यूट्रल में देखना, जब स्कैंडियम था तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आर्गन 18 3d1 4s2। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना तो 3d1 बचता है, बट जैसे ही स्कैंडियम 3+ बना तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकले 4s2 तक ठीक है, बट तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो उतावला बैठा हुआ है ना, उतावला एक्साइटेड है, कह रहा है यार मेरा ये इलेक्ट्रॉन भी मुझसे ले लो, क्योंकि जैसे ही ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ये किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। सो यहाँ पर स्कैंडियम के केस में क्या होता है, जब स्कैंडियम प्लस बना फिर स्कैंडियम 2+ बना, स्कैंडियम 2+ में क्या था बेटा 3d1 है, आर्गन 18 तक 18 इलेक्ट्रॉन, और 3d1 है, वो कह रहा है भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो प्लीज ले लो, क्योंकि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्कैंडियम 2+ से 3+ बदलेगा और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, यानी यहाँ पे थर्ड आयनाइजेशन की लो वैल्यू होगी, यानी रिक्वायर्ड कम है। क्यों कम है, क्योंकि स्कैंडियम 3+ एक स्टेबल आयन बन रहा है। अब अगर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए तो वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और अगर आसानी से लूज करेगा तो मेरे को एनर्जी कम देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि स्कैंडियम 3+ किसका अटेन कर लेता है, इट अटेन्स द नोबल गैस
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर रिक्वायर्ड कम होता है, रिलीज ठीक ठाक होता है, और स्कैंडियम के केस में जो E0 वैल्यू होता है वो कैसा होता है, लो होता है। लो वैल्यू तब होगी बेटा आपकी जब आपकी रिक्वायर्ड कम है, जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, ठीक है। अगर वही बात होती है ना, जब हम एक्सपेक्टेशन लो रखते हैं तो हमें उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं लाइफ के अंदर, बट जब हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख लेते हैं और वो चीज़ नहीं होती है तो हम लोगों को सैड ही फील होता है, वी फील डिसअपॉइंटेड। ये तुम्हारे मेरे सबके साथ होता है। सो यहाँ पर भी यही था कि स्कैंडियम के केस में उसने बहुत उम्मीदें नहीं रखी थी। स्कैंडियम के केस में क्या था, जो आयनाइजेशन है वो कम था, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, ओवरऑल रिलीज ज्यादा हो रही होगी, रिक्वायर्ड कम है, जिसकी वजह से वैल्यू कैसी आती है, इसकी लो आती है। सो लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम शोज दैट कि स्कैंडियम +3 में क्या अटेन कर चुका होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं, तो हमने बात करा कि स्कैंडियम के केस में लो क्यों था, समझ आया, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है तो रिक्वायर्ड कम चाहिए होती है। अब बात करते हैं बेटा Zn3+ से Zn2+ में, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर आपको लगता है कि नोट्स में देन एंड देयर लिखना है तो आप वीडियो पॉज करो और आप वहीं पर नोट्स में लिख लो इस चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। बहुत बार चीज़ें मैं वर्बली समझा देती हूँ, तो अगर किसी को लगता है कि वो भूल जाएंगे बाद में तो आप वीडियो पॉज करो बेटा, आपके पास तो पूरा हक है मेरे को पॉज करने का। सो वीडियो पॉज करो, उस चीज़ को वहीं पर देन एंड देयर लिख लो, ठीक है। इसके अलावा नोट सिस्टमैटिक बेटा, मैं जितना सिस्टमैटिक लिख रही हूँ ना उतना शायद ही कोई लिखता होगा। सो सिस्टमैटिक नोट्स की अगर हम बात करें तो प्लीज आप जैसे जैसे मैं सीक्वेंस में लिखती हूँ आप उसी सीक्वेंस में लिखें, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहता, आप बाद में नोट्स बनाते हो, तो अगर आपको लगता है तो आप लेक्चर में एक बार फॉरवर्ड करके देख लिया करो कि मैम ने किस पॉइंट पर क्या चीज लिखी थी। चलिए, जिंक 3+ से 2+ में हम बोलते हैं कि वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। ऐसा क्यों होगा यार, तुम बहुत समझदार और इंटेलिजेंट बच्चे हो, खुद सोचो भाई। जिंक 2+ बना तो वो तो 3D10 है, क्या बेटा जिंक 2+ से 3+ बनना चाहेगा? खुद सोचो, दिल पे हाथ रखो और बताओ। हाँ मैम बनना चाहेगा तो मैं मानूं। जिंक 2+ बाई फुली फिल्ड स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जिंक 2+ 3D10 कॉन्फ़िगरेशन के साथ बैठा हुआ है, स्टेबल है, एकदम बढ़िया। अगर उसका फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसको मैं 2+ से 3+ में बदलना चाह रही हूं तो क्या वो आसानी से बदलेगा, हाँ या ना? नहीं बदलेगा। 2+ से 3+, 3D10 से 3D9 वो बनना तो नहीं चाहेगा, खुद से तो कभी भी नहीं चाहेगा, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई जिंक 3+ बने। अब अगर मुझे उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3D10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बेटा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से जिंक 3+ से 2+ के केस में वैल्यू कैसी आती है आपकी, बहुत ज्यादा क्या आती है, हाई आती है, क्योंकि यहाँ पर ΔIH3 बहुत ज्यादा क्या होता है, वेरी हाई, इट इज वेरी 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 हाई, क्योंकि 2+ से 3+ वो कन्वर्ट होना नहीं चाह रहा। अगर तुम फिर भी जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हो, उसको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से जिंक 3+ से 2+ में जो वैल्यू आती है वो बहुत ज्यादा क्या आती है, हाई आती है। सेम हाल, बिल्कुल डिट्टो सेम जो जिंक के साथ कहानी होती है वही बेचारे मैग्नीज के साथ होती है, मैंने तुम्हें पहले भी कराया था। मैग्नीज होता है आर्गन 18 3D5 4s2, बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मैंगनीज 2+ बना दिया। आर्गन 18 3D5 कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा हुआ है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, खुद बता दो यार
क्या ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये मैग्नीज 3+ में बदलेगा तो ये भी नहीं बदलना चाहेगा, यानी यहाँ पर डेल्टा IH3 अगेन बहुत ज्यादा क्या होगा, हाई होगा। थर्ड आयनाइजेशन बहुत हाई होगा क्योंकि 2+ से 3+ वो बनना नहीं चाह रहा यार। अगर मैं किसी स्टेबल चीज को अनस्टेबल कर रही हूँ फालतू में, मतलब हम लगे हुए हैं बनाने में उसको, सो 2+ से 3+, 3d5 से 3d4 ये बनना नहीं चाह रहा। तो अगर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d5 में से निकालेंगे तो हमें अगेन बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू क्या आती है, मैग्नीज के केस में भी आप देख ही रहे हो इतनी ज्यादा हाई है, प्लस में 1.57 है। सो यहाँ पर हाई वैल्यू फॉर मैग्नीज इज अगेन द रीजन कि मैग्नीज 2+ से 3+ जब बनता है तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है, रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रिलीज कम हो रहा है। रिलीज तो जितना हो रहा है बट रिक्वायर्ड वाला फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू यहाँ पर कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। सो आई होप आपको तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। जिंक के केस में क्यों वैल्यू हाई थी, क्योंकि अगेन 2+ से 3+ थर्ड आयनाइजेशन बहुत हाई था। मैग्नीज के केस में क्यों वैल्यू हाई थी, क्योंकि अगेन मैग्नीज 2+ से 3+ बदल रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, बहुत एनर्जी देना पड़ रहा है। बट स्कैंडियम के केस में लो थी क्योंकि स्कैंडियम 2+ से जब 3+ बन रहा था उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सो वहां पर हमें थर्ड आयनाइजेशन कम देना पड़ता है क्योंकि वो वहां पर खुशी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। तो स्कैंडियम के केस में वैल्यू लो होती है, बट जिंक के केस में बहुत हाई होती है, मैग्नीज के केस में भी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, सो रीजन को अपनी कॉपी में खुद से अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको समझ आए, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, उस लैंग्वेज में स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेना। अगर आपको लगता है आप भूल जाओ, वैसे आपको भूलना नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाते हो नेक्स्ट क्लास से पहले उस नोट्स को रिवाइज करो। और ये चीज़ हमेशा, मैं खुद ये चीज़ करती थी अपने टाइम में कि मैं जब भी पढ़ती थी मैं ये याद करती थी कि टीचर ने कैसे समझाया था, मैं अपने आप को खुद वैसे समझाती थी। मैं अकेले ही पढ़ती थी, आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन जो सेल्फ स्टडी, मतलब अकेले पढ़ती थी, मैं कभी भी ग्रुप में नहीं पढ़ सकती, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं पढ़ सकती, लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकती, मुझे घर में एक कमरा चाहिए, मेरी बुक्स ऐसे फैली होती थी, हाइलाइटर पेन में लेके बैठती थी सब और फिर पढ़ती जाती थी। सो वहाँ पे जब भी मैं खुद पढ़ती थी तो मैं हमेशा खुद को पढ़ाती थी, मतलब मैं खुद की ही टीचर थी कि टीचर ने मुझे कैसे समझाया था मैं उस चीज़ को याद करती थी और फिर मैं खुद को समझाती थी, अच्छा इसमें ये लॉजिक लग रहा है, और मैं बोल बोल कर ही डिस्कस करती थी खुद से कि अच्छा ये हुआ था, मैम ने ऐसे समझाया था, सर ने ऐसे बताया था, अच्छा तो ये लॉजिक लग रहा होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट टीचिंग योर सेल्फ, जिस दिन आप खुद को पढ़ाना शुरू कर दोगे, खुद को समझाना शुरू कर दोगे, ट्रस्ट में आपको चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ जब तक आप कॉन्सेप्ट से नहीं समझोगे आप भूल जाओगे। ठीक है, सो थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट कि मैम ने क्या कॉन्सेप्ट लगाकर समझाया, उसी कॉन्सेप्ट को जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो अपने आप को दोबारा बताओ और फिर देखो तुमसे क्यों नहीं सवाल होंगे और क्यों नहीं याद होगा तुमको सब कुछ। चलिए नेक्स्ट ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगी क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं यानी ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स बनती हैं, तो यहाँ पर मेटल जो होता है ना बेटा वो अपनी बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी हाईएस्ट वो दिखा सकता है ना वो दिखाता है। सो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हेलाइड्स की टेबल। सो हेलाइड्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br- एंड आयोडाइड I-, जो ग्रुप 17 होता है पीरियोडिक टेबल का हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो आपके नॉन मेटल्स हैं। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो फ्लोरीन से फ्लोराइड F- आयन बन गया, Cl से Cl- क्लोराइड आयन हो गया, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो हैलोजन से उन आयंस को हम जनरल नेम देते हैं हैलाइड, X हैलोजन, X- हैलाइड आयन। ठीक है,
सो यहाँ पर जो X है वो बेसिकली आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन, हैलाइड रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने बता दिया है कि X हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन से आयोडीन तक है। X1 जो है वो फ्लोरीन टू ब्रोमीन है, X2 फ्लोरीन और क्लोरीन है खाली, X3 जहाँ पे लिखा है वो क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक है। ठीक है, तो उस तरह से एनसीईआरटी की ही टेबल है, आप चाहो तो वहां से रेफर कर सकते हो अगर आपको लगे कि इमेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। सो मुझे पेज तो नहीं याद, बट आप, आई एम श्योर यू कैन फाइंड द टेबल। सो आप एनसीईआरटी के अंदर से ये वाली टेबल वहीं पर देन एंड देयर यू कैन मार्क द पॉइंट्स। चलो, सो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर है, मैं यहाँ पर जरा ग्रुप लिखूंगी। स्कैंडियम ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, स्कैंडियम का नहीं दे रखा क्योंकि स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा होता है बेटा, +3। सो दैट इज इट, बहुत ज्यादा तो कुछ ऐसा वेरिएशन मिलता नहीं है। अब देखिए टाइटेनियम के केस में TiX4 बन रहा है, यानी टाइटेनियम +4 में हेलाइड बना रहा है, सारी बनाता है फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, +2 में भी बनाता है, +3 में भी बनाता है, +4 में भी, यानी टाइटेनियम हाईएस्ट अपनी दिखा रहा है हेलाइड्स में। वेनेडियम आप देख रहे हैं सिर्फ फ्लोराइड के साथ बेटा, सिर्फ फ्लोराइड के साथ हाईएस्ट दिखा रहा है और किसी के साथ नहीं दिखा रहा। VF5 +5 दिखा रहा है, हाईएस्ट फ्लोराइड के साथ दिखा रहा है। क्रोमियम भी वही हाईएस्ट +6 दिखा रहा है, ग्रुप नंबर से भी मैच कर रहा है, और क्रोमियम भी हाईएस्ट अपना फ्लोराइड के साथ ही दिखा रहा है, +6 भी +5 भी, हाईएस्ट तो +6 है, फ्लोराइड के साथ दिखा रहा है। मैग्नीज हाईएस्ट कितना दिखाता है फ्लोरीन के साथ, +4 दिखाता है। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे कि ज्यादातर केसेस में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कोबाल्ट +3 फ्लोराइड में है, निकल तो सारे ही बना लेता है, कॉपर +1 +2 2 बनाता है, जिंक +2 ही दिखाता है। सो जो एबिलिटी है फ्लोरीन की कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है, वो 2 रीजन से होता है। पहला, या तो जब मेटल और फ्लोरीन का कंपाउंड बना यानी फ्लोराइड्स बने, तो या तो बहुत हाई लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब मेटल और नॉन मेटल, मेटल आयन और नॉन मेटल आयन, मान लो Na+ और Cl- अट्रैक्ट करते हैं और NaCl सॉलिड बनता है, तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी होती है, यानी जब क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनती है। ठीक है, सो यहाँ पर भी यही हो रहा है, मेटल आयन है, नॉन मेटल आयन है, ये अट्रैक्ट होकर जब सॉलिड बन रहा होता है, सो बहुत एनर्जी, यानी जब मेटल आयन और फ्लोराइड आयन कंपाउंड बनाते हैं इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतना ज्यादा स्टेबल बनता है। या तो ये रीजन हो सकता है कि फ्लोरीन के साथ इसीलिए मेटल आयन इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है, क्योंकि अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड बन रहा होता है, अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा रीजन है, पहला तो हो गया कि या तो बहुत ज्यादा क्या रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। सो द ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy, कि बहुत लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है जब क्रोमियम और फ्लोराइड कंपाउंड बना रहे हैं, या कोबाल्ट और फ्लोराइड आयन जब मिलके कोबाल्ट 3+ एंड फ्लोराइड माइनस, इन्होंने जब कंपाउंड बनाया तो उस टाइम पर इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि बस पूछो ही मत, कह रहे हम पूछ भी नहीं रहे। या फिर जो बॉन्ड बन रहा है उस टाइम पर, हम हमेशा बोलते हैं बेटा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सो यहाँ पर मे बी बिकॉज हाई बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स होती है, बॉन्ड एनर्जी टर्म्स काफी ज्यादा होती हैं, बॉन्ड जो बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता है नया और काफी स्टेबल बनता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे भी एसोसिएटेड होती है, रिलीज होती है, हायर बॉन्ड एनर्जी टर्म्स। फॉर दी हायर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे VF5 CrF6, उन केस में रीजन होता है कि बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है जब मेटल और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है, लैटिस एनर्जी जब पूरा कंपाउंड बनता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से क्या आता है, मैं क्वेश्चंस लिखती जा रही हूं। पहला क्वेश्चन आता है कि why fluorine stabilizes the
higher oxidation states of transition metals. क्यों फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेटल की स्टेबलाइज करता है? सो यहां पे 2 रीजंस है. सो द रीजन इज पहला, सो द रीजन इज ईदर ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, या तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब कंपाउंड बन रहा होता है. सो इट इज ईदर ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया COF3 के केस में. यहाँ पे कोबाल्ट अपना हाईएस्ट +3 दिखा रहा होता है, और जब कोबाल्ट फ्लोराइड बनता है तो बहुत हाईली स्टेबल कंपाउंड बनता है, बहुत भर भर के एनर्जी रिलीज होती है. दूसरा रीजन है इज ईदर ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी और ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हो, एंथैल्पी भी लिख सकते हो, और ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स. यानी जब बॉन्ड बन रहा होता है तो नया बॉन्ड बन रहा होता है, एनर्जी काफी रिलीज होती है. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया VF5 CRF6. इन केसेस में बॉन्ड एनर्जी की वजह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे होते हैं. COF3 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लैटिस एनर्जी की वजह से होता है. सो फ्लोरीन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या कर रहा होता है? स्टेबलाइज कर रहा होता है. क्यों? इधर बिकॉज ऑफ द हाई लैटिस एनर्जी की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, या फिर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एनर्जी की जब बॉन्ड बनता है नया तो भी बहुत ज्यादा क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है. ये पहला क्वेश्चन हो गया जो यहां से पूछा जाता है. ठीक है, सो ये वाली चीज हुई पहला क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट है अनदर फीचर जो फ्लोराइड्स के केस में देखा गया कि फ्लोराइड्स जो होते हैं, यानी जब ट्रांजिशन मेटल और फ्लोराइड्स बनते हैं तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स के साथ जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो फ्लोराइड उस चीज को डिस्टेबलाइज करता है. यानी लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल नहीं होती है फ्लोराइड के साथ में. जैसे VX2 में वेनेडियम +2 दिखा रहा है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तो मिलेगा बट आपको फ्लोराइड नहीं मिलेगा. ऐसे ही कॉपर के केस में भी यही होता है. कॉपर की जो हेलाइड्स होती हैं, अगर आप यहाँ टेबल देखेंगे तो जो कॉपर की हेलाइड होती है ये वाली CuX, इसमें बेटा कॉपर +1 दिखा रहा है. ठीक है, तो CuX में कॉपर +1 हाइड्रोजन -1. यहाँ पर आपको कॉपर फ्लोराइड नहीं मिलेगा, यानी कॉपर जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, वैसे तो बेचारा कॉपर 2 ही दिखाता है, +1 और +2 दोनों में लोअर है. +1 वाला फ्लोराइड जो होता है वो वहां साथ छोड़ देता है, कह देता है भाई लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं तेरे को स्टेबलाइज नहीं कर सकता. तो फ्लोराइड्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को तो स्टेबलाइज करते हैं, बट लो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं? डिस्टेबलाइज करते हैं, और इसीलिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जनरली इनके कंपाउंड्स नहीं पाए जाते. सो यहां पर यही दे रखा है कि जैसे VX2 के अंदर वेनेडियम +2 दिखा रहा है तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बनेगा बट फ्लोराइड नहीं होगा. ऐसे ही CuX के अंदर कॉपर +1 दिखा रहा है तो यहां पर भी X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मिलेगा बट फ्लोराइड आपको नहीं मिलता. इतनी बात क्लियर है? चलिए, सो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है बट लो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है. इनस्टेबिलिटी इन दी लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इसके अलावा यहां से दूसरा क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आ गया अब यहाँ पे. हम कह रहे हैं कॉपर की जो सेकंड हेलाइड है, सेकंड हेलाइड का मतलब है बेटा जब कॉपर 2 वैलेंसी दिखाता है 2+ वाली, हम कह रहे हैं कॉपर 2 हेलाइड सारी की सारी नोन होती हैं. कॉपर 2 हेलाइड सारी की सारी नोन होती है एक्सेप्ट आयोडाइड. यानी कि हम कह रहे हैं कि CuI2 जो होता है ना वो अननोन होता है, इट इज नॉट नोन. यानी कॉपर 2 आयोडाइड, जहां पर कॉपर 2 वैलेंसी दिखा रहा होता है, हम कह रहे हैं कॉपर की सारी, जहां पे कॉपर 2 दिखाता है
अब इस चीज को समझाने के लिए दो चीजें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि कॉपर की सेकेंड की हैलाइड यानी CuCl2 एग्जिस्ट करता है, CuBr2 भी एग्जिस्ट करता है, CuF2 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कॉपर 2 फ्लोराइड एग्जिस्ट, कॉपर 1 नहीं कर पाता पर कॉपर 2 वाला फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है। बट हम बोल रहे हैं कि CuI2 जो होता है वो कैसा होता है, अननोन होता है, इट इज नॉट अ नोन कंपाउंड, ये हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि वाई, क्वेश्चन नीचे लिख देते हैं, वाई कॉपर 2 आयोडाइड, दैट इज फॉर्मूला क्या आएगा, CuI2 है ना भाई। CuI2 कैसे आया, कॉपर 2 प्लस और I माइनस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CuI2। तो हमने कहा वाई कॉपर 2 आयोडाइड दैट इज CuI2 इज नॉट नोन। अब इस चीज को समझना क्या होता है, कॉपर 2 आयोडाइड जो होता है वो बना कौन कौन से आयन से है बेटा, Cu2 प्लस और I माइनस को ही तो क्रॉस करूंगी तभी क्या आएगा, CuI2, जो हम कह रहे हैं कि नोन नहीं होता। तो होता क्या है, जब CuI2 बनता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। होता क्या है यहाँ पर, ये जो कॉपर 2 प्लस आयंस होते हैं CuI2 का, मैं कह रही हूँ कि ये कंपाउंड जो होता है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, एंड देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए नोन नहीं होता। कोई चीज नोन तभी नहीं है जब वो हाईली अनस्टेबल है, कि बना और बनते ही क्या हो गया, टूट गया, डिकम्पोज हो गया, कुछ और बन गया, तब हम बोलते कि वो कंपाउंड नोन नहीं है, क्योंकि मैं उसको जान ही नहीं पा रही, मैं उसकी प्रॉपर्टीज ही नहीं स्टडी कर पा रही। तो कॉपर 2 आयोडाइड क्यों हमें नहीं मिल पाता, क्यों स्टेबल नहीं होता, वही तो जानना है। तो होता क्या है, जैसे ही CuI2 बनता है, CuI2 कॉपर 2 आयोडाइड बनता है, तो जो कॉपर 2 प्लस आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो आयोडाइड आयन है, ये जो कॉपर 2 प्लस आयन है, ये क्या करते हैं, इस आयोडाइड आयन को किस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं बेटा, आयोडीन के अंदर ऑक्सीडाइज कर देते हैं। I माइनस किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, -1 से 0 ऑक्सीडेशन ही तो है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। खुद 2 प्लस से किस में रिड्यूस हो जाता है बेटा, +1 में रिड्यूस हो जाता है। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कॉपर 2 प्लस CuI2 एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपर 2 प्लस आयंस होते हैं वो फटाफट से I माइनस को किस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, आयोडीन में, I2 के अंदर ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और खुद 2 प्लस से किस में रिड्यूस हो जाते हैं, +1 में रिड्यूस हो जाते हैं। फिर जो I माइनस होता है वो आपका कॉपर +1 के साथ कंपाउंड बना लेता है। तो मैं इस रिएक्शन को एक और तरीके से लिख रही हूं, आई कैन राइट इट एज Cu2 प्लस, I माइनस तो किस में ऑक्सीडाइज हो गया था बेटा, I2 में, Cu2 प्लस Cu +1 में हो रहा था, तो यहां पर बन जाता है Cu2I2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Cui +1 -1, ठीक है। बट एक्चुअली में जो +1 वाले कंपाउंड्स होते हैं वो हम डाइमेरिक फॉर्म में लिखते हैं, Cu2I2 Hg2Cl2 इस तरह से। तो जो कॉपर 2 प्लस है, अब बैलेंस कर लेते हैं, 2 कॉपर 2 प्लस, 2 और 2 4 I माइनस हो गया। सो बेसिकली कॉपर 2 आयोडाइड जो होता है ना वो कॉपर 1 आयोडाइड में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कॉपर 2 आयोडाइड CuI2 बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका Cu2I2 +1 में कन्वर्ट हो जाता है। सो जो कॉपर 2 प्लस आयंस थे CuI2 में, कॉपर 2 आयोडाइड में, ये आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद 2 प्लस से कॉपर किस में रिड्यूस हो जाता है, +1 में, और क्या बना लेता है आपका कॉपर 1 आयोडाइड, ठीक है। सो हमने अभी तक क्या कहा कि फ्लोराइड के केस में लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज नहीं होती है, और इसीलिए हमने कहा कि CuF जो होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर
+1 होता है। फिर हमने कहा कॉपर की जो 2 वैलेंसी वाली हैलाइड्स है, हायर वाली वैलेंसी, उसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एग्जिस्ट करता है। ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड। आयोडाइड वाला जो कॉपर 2 का कंपाउंड होता है वो नोन नहीं होता। क्यों नोन नहीं होता? तो हम रीजन क्या लिखेंगे कि जो कॉपर 2+ आयंस है दे ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू, किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है बेटा? आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर रहा है -1 से 0। और खुद कॉपर 2+ से यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी अगर आप निकालोगे, मैं साइड में निकाल के दिखा रही हूं, कॉपर की वैलेंसी निकालनी है x, 2 कॉपर है तो 2, 1 आयोडीन पे -1, 2 पे -2 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +1 आएगा। तो कॉपर खुद 2+ से +1 में क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा बेटा जो रिडक्शन जाएगा वो कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा एजेंट हो जाएगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। इस स्टेबिलिटी इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब इस पूरे पोर्शन से एक क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होती है यहाँ से। इस साल वाले के बोर्ड पेपर में भी आ रखा था। ठीक है, सो हमने क्या कहा कि सारी कॉपर 2 हैलाइड्स नोन होती है एक्सेप्ट आयोडाइड। इस केस में कॉपर 2+ क्या कर रहा था? आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर रहा था और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये यहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है, तो मैं पहले समझा रही हूं। हम कह रहे हैं कि जो कॉपर 1 के कंपाउंड्स होते हैं, कॉपर +1 एक्वस के कंपाउंड्स, एक्वस मीडियम में वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। सो मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन चले जाते हैं। बट अनस्टेबल क्यों होते हैं इसको समझेंगे। सो ये वाला क्वेश्चन कवर कर लिए, वो क्वेश्चन देख लेते हैं हमने। ठीक है, नंबरिंग कर ही देते हैं ना। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन। इस चैप्टर्स के कुछ फिक्स क्वेश्चन है। E0 वाई E0 ऑफ Cu2+2 Cu इज पॉजिटिव। ठीक है, कलर के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, इनमें से कौन सा कलर्ड कंपाउंड होगा, कौन सा नहीं होगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टी पे आ जाता है, रीजन बताओ। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पे क्वेश्चन आता है आपका। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन, वाई जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कैडमियम क्यों नहीं है, मरकरी क्यों नहीं है, ये वाले सारे टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत आता है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जो भी नोट्स के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे भी मैं स्टार बना रही हूँ, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा दूंगी और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, आपको खुद दिख जाएगा कि जहाँ जहाँ से स्टार बनाया है वहीं वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रखे हैं। सो प्लीज़ नोट्स पर ध्यान दो। जहाँ जहाँ स्टार बना रही हूँ कृपया अपने नोट्स में उनको हाईलाइट करें, स्टार बनाएं। इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि तुम पेपर में स्टार की तरह चमको, है ना, कॉन्सेप्ट चमके, वहां पे लगे कि हाँ हम पढ़कर आए हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आता है वो आता है कि वाई कॉपर +1 एक्वस इज अनस्टेबल ठीक है एंड कॉपर 2+ एक्वस इज स्टेबल। या फिर आ जाता है कि कॉपर 2+ एक्वस इज मोर स्टेबल देन कॉपर + एक्वस। तो मैं दूसरे तरीके से भी फ्रेम करके दिखा रही हूं। या तो ये पूछ सकता है कॉपर 2+ एक्वस इज मोर स्टेबल, यानी कॉपर 2+ एक्वस के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इज मोर स्टेबल रह गया, इज मोर स्टेबल than copper plus aqueous। एक्सप्लेन। क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखो किसी भी तरीके से हो सकती है, अल्टीमेटली आंसर अपना सेम रहेगा। चलो, सो अब इस क्वेश्चन को भी मतलब ये एक और अनदर इंपॉर्टेंट कहानी है, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस चैप्टर में कॉपर से बहुत क्वेश्चन आता है, कॉपर की E0 वैल्यू वाले सवाल से और ये वाले दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि बोर्ड के पेपर में अलग अलग कोड्स होते हैं, सो फ्रीक्वेंटली देखा गया है किसी के कोड में कोई क्वेश्चन होता है कॉपर का, किसी के कोड में कोई क्वेश्चन होता है। इवन PYQs के अंदर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि कॉपर +1 एक्वस अनस्टेबल होता है, इनमें से कौन सा उसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सो काफ़ी सवाल आते रहते हैं यहाँ से। चलिए अब देखो, हमें कॉपर +1 एक्वस और 2+ एक्वस दोनों ही आयंस कौन से मीडियम में चाहिए, एक्वस में चाहिए। पर होगा तो मेरे पास शुरू में कॉपर सॉलिड, लैब के अंदर तो कॉपर सॉलिड होगा। अब उससे हम बनाएंगे ये दोनों आयंस। कैसे बनाएंगे, शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले कॉपर सॉलिड को सबलाइम करेंगे, तो एंथैल्पी ऑफ क्या देना पड़ेगा, सब्लिमेशन। तो कॉपर सॉलिड से किस में बदलेगा, कॉपर गैसियस में, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला ΔiH1, तो मिला कॉपर प्लस गैसियस। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ΔiH2, क्या मिल गया, कॉपर 2+ गैसियस। दोनों को हाइड्रेट करेंगे तभी दोनों एक्वस में मिलेंगे। सो यहाँ पर ΔH हाइड्रेशन करूंगी तो मिलेगा कॉपर प्लस गैसियस से क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर प्लस एक्वस। और कॉपर 2+ गैसियस को जब आप हाइड्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, कॉपर 2+ एक्वस, है ना। मैं पहले क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ क्योंकि मैं सीधा थ्योरी समझाऊंगी तो वो नहीं आएगा समझ। पहले समझा रही हूँ थ्योरी क्वेश्चन की फॉर्म में, ताकि जब हम उस थ्योरी पार्ट को रीड करें तो हमें एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो और हमें वो चीज वहीं पे रिवाइज भी हो जाए, 2 बार रिविजन हो जाए तुम्हारी, एक बार जब मैं समझा रही हूँ और एक बार और, ठीक है। सो देखो अब होता क्या है कि कॉपर प्लस गैसियस ना नो डाउट स्टेबल आयन होता है। क्यों होता है, तुम कहोगे मैम कॉपर प्लस गैसियस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 और कॉपर 2+ गैसियस के अंदर है कॉन्फ़िगरेशन 3D9। आप फिर भी कह रहे हो कि 2+ एक्वस वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? ये तुम्हारे दिमाग में भी सवाल आएगा, मेरे दिमाग में भी आया था अपने टाइम में। कॉपर प्लस गैसियस भाई 3D10 है तो कॉपर प्लस एक्वस को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि +1 में 3D10 है, +2 के अंदर 3D9 है। फिर भी हम कह रहे हैं 2+ एक्वस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। होता क्या है, जब हम इसको हाइड्रेट करते हैं तो यहां पर एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, और वो बहुत ज्यादा कैसी होती है, हाईली नेगेटिव होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसके अलावा कॉपर प्लस गैसियस से जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगी एक और, +1 में तो ठीक है निकल गया, 3D कॉपर क्या होता है, कॉपर होता है 3D10 4s1, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला 3D10, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूं 3D9, यानी ΔiH2 जो होगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पहला निकाला कोई बात नहीं, कह रहा मैं तो स्टेबल ही हो रहा हूं, कोई बात नहीं सही है निकाल दो, बट 3D10 से 3D9 ये बनना तो नहीं चाहेगा। फिर भी हमने बना दिया, हमने एनर्जी दे दी, हमने कहा ले ले यार तू एनर्जी, तेरे को जितनी चाहिए। सो ΔiH2 यहाँ पर काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, हाई सेकेंड IE आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छी खासी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कॉपर में से, जब पहला निकला कॉपर प्लस बना, पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला कॉपर 2+ बना, तो हम कह रहे हैं अच्छी खासी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। फिर भी हम कह रहे हैं कि बेटा 2+ एक्वस वाला स्टेबल होता है, वाई? इस चीज को समझना। होता क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, जब 2+ गैसियस एक्वस में कन्वर्ट होता है, इतनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है कि वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो निकालने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको +300 में चाहिए,
बट यहाँ पे रिलीज हो रही है 700, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। अच्छी खासी ओवरऑल एनर्जी मतलब रिलीज ही हो रही है। बट कॉपर +1 गैसियस को जब हम एक्वस में हाइड्रेट करते हैं तो यहाँ पर जो डेल्टा H हाइड्रेशन होता है वो लेस नेगेटिव होता है, यानी रिलीज तो होती है पर बहुत ज्यादा रिलीज नहीं होती है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि डिहाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+ एक्वस, जब कॉपर 2+ एक्वस हाइड्रेट होता है गैसियस से, so the hydration energy of copper 2+ aqueous is highly negative and compensates the second ionization energy। यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि हम स्टेबल से अनस्टेबल कर रहे थे, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए था। बट यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी इतनी रिलीज होती है कि वो इस वाले फैक्टर को क्या कर देती है बेटा, कॉम्पनसेट कर देती है कि कोई बात नहीं भाई, है ना। मान लो अगर मैं अपने भाई से कुछ काम कराती हूँ, जो मैं कराती ही रहती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेटरी दूंगी। अच्छा तेरे को चॉकलेट दिला दूंगी, अच्छा चल तेरे को कहीं बाहर कुछ खिला दूंगी, तो बस ये काम करते मेरा। सो यहाँ पर भी यही हो रहा होता है कि सेकेंड आयनाइजेशन बहुत हाई चाहिए होता है, बट इतनी एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर कि ये इस वाले फैक्टर को क्या कर देती है, कॉम्पनसेट कर देती है, जबकि यहाँ पर इतनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज नहीं होती। और इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉपर 2+ एक्वस जो होता है पानी में, 2+ वाला जो होता है वो क्या होता है आपका, ज्यादा स्टेबल होता है, और +1 वाला जो होता है, कॉपर +1 वाला जो होता है वो आपका कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। और इस वजह से ये कौन सा रिएक्शन चला जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, सेम एलिमेंट अंडरगोज रिडक्शन +1 से 0 एंड सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी +1 से 0 रिडक्शन, +1 से +2 क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और ये कौन सा रिएक्शन चला जाता है बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉपर +1 अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, सो अब एक बार देखते हैं। सो हम यही कह रहे हैं कि मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। ये तो कह रहे हैं कि अनस्टेबल होते हैं इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन चला जाता है। +1 से 0 रिडक्शन, +1 से +2 ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट रिडक्शन सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन, यानी कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन। पर क्यों कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, क्यों कॉपर +1 अनस्टेबल है? ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है क्योंकि अनस्टेबल है, बट ये नहीं बता रहा कि अनस्टेबल हो क्यों रहा है। सो रीजन क्या है, रीजन ये चीज है कि कॉपर +1 इज लेस स्टेबल देन कॉपर 2+ एक्वस। वाई? उसका जवाब यहां पर है। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि वाई कॉपर +1 एक्वस इज लेस स्टेबल देन कॉपर 2+ एक्वस, तो आप ये आंसर देंगे। अगर वो बोल रहा है कि कॉपर 1 आयन इज अनस्टेबल एंड राइट इट्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो आप ये लिखेंगे कि अनस्टेबल है इसीलिए डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। बट अगर वो पूछ रहे हैं कि कॉपर +1 अनस्टेबल क्यों है, तो आंसर में ये नहीं दूंगी ना, आंसर में मैं रीजन बताऊंगी कि क्यों कॉपर +1 अनस्टेबल है। सो कॉपर +1 अनस्टेबल क्यों है और 2+ ज्यादा स्टेबल क्यों है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ एक्वस रादर देन कॉपर +1 एक्वस क्यों होती है? मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+ देन कॉपर प्लस। कॉपर प्लस से ज्यादा नेगेटिव में एनर्जी किसकी रिलीज होती है बेटा? कॉपर 2+ की होती है, which more than compensates the second ionization energy of copper। यही चीज आपको समझाई है मैंने, पीछे नहीं आगे, कि यहां पर इतना नेगेटिव में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है कि वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कॉम्पनसेट कर देता है।
जबकि यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती है, एंड दैट इज वाई कॉपर +1 इज लेस स्टेबल, क्योंकि हाइड्रेशन इतना रिलीज ही नहीं हो रहा, ये ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं पाता। यहाँ पर ये इसीलिए स्टेबल होता है, नो डाउट एनर्जी रिक्वायर्ड है दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये फिर भी उस फैक्टर को भी क्या कर देता है, बैलेंस आउट कर देता है, कहता है भाई कोई बात नहीं, अपना भाई एकदम सारी चीजें स्टेबल करेगा। सो यहाँ पर हाइड्रेशन इतना ज्यादा रिलीज हो जाता है कि सेकंड आयनाइजेशन यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको भी कॉम्पनसेट कर देता है, और कॉपर 2+ क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। सो इस अभी तक हमने बेटा 3 क्वेश्चंस करे हैं। पहला क्वेश्चन करा है कि वाई फ्लोरीन स्टेबलाइजेस द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा क्वेश्चन करा है हमने कि वाई कॉपर 2 आयोडाइड इज नॉट नोन। तीसरा क्वेश्चन करा है हमने कि वाई कॉपर +1 एक्वस इज अनस्टेबल एंड कॉपर 2+ एक्वस इज स्टेबल। ठीक है, सो यहां तक के टॉपिक में आपके 3 क्वेश्चंस यहीं तक में बन जाते हैं। ठीक है, सो ये हैलाइड्स थी। अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की, 3D मेटल के ऑक्साइड्स की। सो जब ऑक्सीजन के साथ ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स बनती हैं। सो ऑक्साइड और फ्लोराइड दोनों ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहे होते हैं, स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। जैसे Fe2O3 में स्कैंडियम +3 वही दिखाता है, TiO2 में टाइटेनियम +4, एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे -4, टाइटेनियम पे +4, V2O5 में वेनेडियम +5, CrO3 में क्रोमियम +6, Mn2O7 में मैग्नीज +7 तक दिखा रहे हो। तो आप देख रहे हो मिड तक जो ग्रुप नंबर है उससे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या कर रहा है बेटा, कोइंसाइड कर रहा है। आयरन 3 तरह के ऑक्साइड बनाता है, FeO, Fe2O3 और Fe3O4 मिक्स्ड होती है। कोबाल्ट का CuO कोबाल्ट ऑक्साइड एंड CO3O4 अगेन मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। निकल का NiO कॉपर 2 बनाता है +2 और +1 में, जिंक एक ऑक्साइड बनाता है +2 में। ठीक है, सो ऑक्साइड में आप देख रहे हो मैग्नीज कहां तक दिखा रहा है, चीटिंग कर रहा है मैग्नीज। मैग्नीज ऑक्साइड के साथ +7 तक दिखा रहा है, पर फ्लोरीन के साथ इसने एक धोखा सा कर दिया था। फ्लोरीन के साथ आप देख रहे हो मैग्नीज कहां तक दिखा रहा है, खाली +4 तक दिखा रहा है। अभी इस सवाल पर आऊंगी, ये भी एक सवाल है। कह रहे हो कितने सवाल हैं, मैग्नीज Mn2O7 में +7 तक दिखा देता है। पहले हम क्रोमियम के ऑक्साइड्स का एक कैरेक्टर का ट्रेंड करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाले हैं सब में। चलिए यहां पर निकालेंगे बेटा क्रोमियम का +2, Cr2O3 में 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x आएगा 3, 2x x - 4 +4 x - 6 +6 आ जाएगा। ऐसे ही मैग्नीज में यहाँ पे +2 +3 +4 2x - 14 इज इक्वल टू 0, x आएगा +7। जैसे जैसे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाली हूं मैं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, कि मैं दोनों का आंसर एक ही जगह पे लिख रही हूं, as oxidation number increases acidic character भी क्या करता जा रहा है, ऑक्साइड का इंक्रीज करता जा रहा है। यानी ये वाली ऑक्साइड बेसिक, MnO वाली भी कैसी होगी, बेसिक।
बट Mn2O7 वाली कैसी होगी, एसिडिक, और CrO3 वाली भी कैसी होगी, एसिडिक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे ये बेसिक, ये लेस बेसिक, ये उससे कम बेसिक, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, ठीक है। बीच वाली आपकी नियर अबाउट एम्फोटेरिक होती है, ऐसे ये बेसिक, ये कम बेसिक, एम्फोटेरिक, और वो एसिडिक हो जाती है। सो ऐसा क्यों हो रहा होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, जो ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक कहानी छुपी हुई है, तो कहानी की तरह ही सुनाऊंगी। कल मैं मूवी देख कर आई हूँ विक्रम वेदा, तो उससे मैं काफी इंस्पायर हूँ, वो सारी चीजें कहानी की फॉर्म में ही सुनाता है। तो आपको एक कहानी सुनाते हैं, देखिए। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा मेटल पर, पेन भी रख देते हैं, है ना। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा बेटा मेटल पर, मैग्नीज यहाँ +7 है, क्रोमियम यहाँ +6 है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा मेटल का साइज उतना क्या होगा, कम होगा, ये बात तो मानते हो। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना कम, यानी यहाँ पे क्रोमियम +6 सबसे छोटे साइज का होगा, और यहाँ पर मैग्नीज +7 बहुत छोटे साइज का होगा, सबसे छोटा होगा। कैटायन का साइज जितना छोटा होता है, फिजांस रूल क्या कहता है कि जितना कैटायन छोटा होगा, यानी चार्ज जितना ज्यादा होगा उस पर, कैटायन की पोलराइजिंग पावर, यानी एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज्यादा क्या करेगा, बर्बाद करेगा, है ना। घर उतना ज्यादा उसका क्या करेगा, बर्बाद करेगा। अब यहाँ पर एनायन तो सब में सेम है, ऑक्सीजन या ऑक्साइड आयन है O2-, बट कैटायन में चार्ज अलग अलग है, क्योंकि क्रोमियम +6 का साइज सबसे छोटा और मैग्नीज +7 का अपने में सबसे छोटा साइज है, जिसकी वजह से इन कैटायन की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के बहुत ज्यादा पोलराइज करते हैं, और कंपाउंड में कैसा कैरेक्टर आ जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। फिजांस रूल की कहानी क्या थी, अब पेन उठाते हैं। फिजांस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th का नहीं भी याद तो कोई बात नहीं। ये बोलता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। उतना ही कंपाउंड में कैसा कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पर एनायन सब में सेम है, कैटायन का चार्ज अलग अलग है। तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना छोटा, साइज जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, यानी CrO3 सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगी, और ऐसे Mn2O7 जितना उतना ही ज्यादा कोवेलेंट होगा। जितना ज्यादा कंपाउंड बेटा कोवेलेंट होगा, यानी उतना ही ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स में ही कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, नॉन मेटल का जब कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं आपकी, एसिडिक होती हैं। तो यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड कैरेक्टर इसीलिए आ रहा होता है क्योंकि मेटल बहुत ज्यादा साइज में छोटा होता है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है ऑक्साइड के अंदर, कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्साइड कैसी हो जाती है, हाईली एसिडिक हो जाती है। तो वह आपको ऑर्डर में भी लगाने को पूछ सकता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी बेसिक कम होगा। एसिडिक में पूछ रहा है तो इधर की तरफ साइन लगा देना, बेसिक में पूछ रहा है तो उल्टा लगा देना। बेसिक पूछे तो ऐसा, एसिडिक पूछे तो ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहां से एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक खत्म है, फिर सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ऑक्साइड्स के केस में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर से कोइंसाइड कर रहा है, मिडल तक कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर Sc2O3 से Mn2O7 तक। यही चीज है बेटा, +3 +3 4 4 5 5 6 6 7 7, मिडल तक Sc2O3 से लेके Mn2O7 तक जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप नंबर के ही बराबर है। तो ऑक्सीजन के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, फ्लोरीन से भी ज्यादा। ऑक्सीजन की एबिलिटी फ्लोरीन से भी ज्यादा है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए। तभी हम बोल रहे हैं कि फ्लोराइड में
MnF4 था बट ऑक्साइड में Mn2O7 एग्जिस्ट करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, अगर MnF7 को एग्जिस्ट करना है, ध्यान से सुनना, अगर मैंगनीज को +7 दिखाना है तो वो तभी दिखा सकता है फ्लोरीन के साथ जब 7 फ्लोरीन उसके साथ जुड़े हों, क्योंकि एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, एक फ्लोरीन पे एक ही -1 का चार्ज होता है, तो मैंगनीज को अपने अराउंड 7 फ्लोरीन चाहिए होंगे। बोलो भाई, अगर मैंगनीज को +7 दिखाना है फ्लोराइड के साथ तो MnF7 नाम का एक कंपाउंड बनना चाहिए, क्योंकि एक फ्लोरीन पे -1 होगा, 7 फ्लोरीन पे -7 होगा, तब बेचारे मैंगनीज पर जाकर क्या चार्ज आएगा? +7। पर तुम खुद सोचो, मैंगनीज कोई बहुत बड़ा एटम तो है नहीं। मैंगनीज बेटा अपने अराउंड 7 फ्लोरीन को तुम्हें लगता है झेल पाएगा? खुद सोचो, एक छोटा सा एटम 7 फ्लोरीन को अपने अराउंड झेल ही नहीं पाता, इतनी ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ओवर क्राउडिंग समझ आता है, जरूरत से ज्यादा भीड़ हो गई, एक रूम के अंदर 20 स्टूडेंट की कैपेसिटी थी, 40-50 आ गए, ओवर क्राउडिंग हो रही है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि स्मॉल साइज एटम है, 7 फ्लोरीन को अपने अराउंड नहीं झेल पाता, इसीलिए MnF7 एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। ज्यादा से ज्यादा मैंगनीज अपने अराउंड कितने फ्लोरीन झेल पाता है? 4 फ्लोरीन झेल पाता है, और फ्लोराइड के केस में ये कहां तक हाईएस्ट दिखाता है? खाली +4 तक दिखाता है। पर ऑक्सीजन के अंदर एक खास बात होती है कि ऑक्सीजन क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? Mn2O7 में मैंगनीज +7 दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? ध्यान से देखिएगा बेटा, एक मैंगनीज के अराउंड में तुमसे पूछूं ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन अभी भी अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 और 4 ही हैं इस मैंगनीज के अराउंड। ऑक्सीजन तो बेटा 4 ही है, 1 2 3 4, पर बॉन्ड कितने बना रहे हैं ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6 7। इस पे -2 का चार्ज, इस पे -2 का चार्ज, इस पे -2 का चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी -2 होगा, -1 एक इसको देगी, एक इसको देगी, तो इस मैंगनीज पर कितना हो जाता है? +7। -1 इसको भी देता है, -1 इसको भी देता है, ठीक है। सो यहां पर क्या हो रहा है कि मैंगनीज के अराउंड ऑक्सीजन अभी भी 4 ही है, पर क्योंकि ऑक्सीजन क्या बना सकता है? मैंगनीज के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, और इसीलिए मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ तो +7 तक भीड़ भाड़ यहां भी नहीं हो रही है, पर फ्लोरीन बेचारा मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं सकता था। तो अगर मैंगनीज को फ्लोरीन के साथ +7 दिखाना है तो उसको MnF7 बनाना पड़ेगा। MnF7 एग्जिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है। सो यहाँ पर Mn2O7 एग्जिस्ट कर पाता है, क्यों? क्योंकि एक मैंगनीज के अराउंड ऑक्सीजन 4 ही है, भीड़ उतनी ही है जितनी MnF4 के अंदर है। बस खास बात क्या है ऑक्सीजन के अंदर कि एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू मेटल। मेटल के साथ ऑक्सीजन क्या बना रहा है बेटा? मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, जो उसकी क्या एक्सप्लेन कर देता है? सुपीरियोरिटी। सुपीरियोरिटी की ऑक्साइड में ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज हो रहा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो यहां से सवाल आता है। सो अब 2 सवाल और जो इस टॉपिक से आते हैं वो और कवर कर लेते हैं। कि वाई ऑक्सीजन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन दैट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर रहा था? तो आंसर में हम क्या लिख देंगे? The ability of oxygen to form, ऑक्सीजन क्या बना सकता है बेटा? मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। The ability of oxygen to form मल्टीपल, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स with metals
ऑक्सीजन की क्या एक्सप्लेन करते हैं? सुपीरियोरिटी। सुपीरियोरिटी समझ आता है कि ये मुझसे ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा पावरफुल कह लो, या ज्यादा रुतबा है, ज्यादा पावर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ऑक्सीजन की जो सुपीरियोरिटी है कि फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज हो रही है। तो रीजन क्या हो जाएगा? दैट द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मेटल्स एक्सप्लेन्स इट्स सुपीरियोरिटी। बेचारा फ्लोरीन फीका सा पड़ जाता है इसके आगे। दूसरा मतलब लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ के टॉपिक से आता है वो आता है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हायर लिख देते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल्स इज ईदर stabilized in fluorides or oxides. Why? अब देखो यहां पर क्वेश्चन अलग है। वो कह रहा है कि मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो या तो फ्लोराइड्स के साथ स्टेबलाइज हो रही थी या फिर ऑक्साइड्स के साथ। इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा, वो ओवरऑल पूछ रहा है। फ्लोराइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज हो रही थी क्योंकि या तो लैटिस एनर्जी ज्यादा थी या बॉन्ड एनर्जी था। ऑक्सीजन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है। बट बाकी एलिमेंट्स की बजाय ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ही क्या खास बात है? सल्फाइड्स के साथ क्यों नहीं हो रही है, या फिर क्लोराइड के साथ क्यों नहीं हो रही है, ब्रोमाइड के साथ क्यों नहीं हो रही है? क्यों यही दो एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। जितनी भी कर रहे हैं, फ्लोराइड भले ही थोड़ी कम कर रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा कर रहा है, पर कर दोनों ही रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली, कैसे होते हैं बेटा? ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट है। So because oxygen and fluorine are highly electronegative elements and therefore oxidizes metal into higher oxidation states. तो ये क्या करते हैं? मेटल को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं और स्टेबलाइज भी कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे। मेटल पे उतना ही ज्यादा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही पर्टिकुलरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहे होते हैं? स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। अगर इंडिविजुअल रीजन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन क्यों ज्यादा फ्लोरीन से स्टेबलाइज कर रहा है, तो आप ये बताओगे। अगर वो पूछ रहा है कि भाई कि क्यों फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, तो ये लिखोगे। और अगर वो पूछता है कि दोनों ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्यों, तो आंसर ये वाला आएगा। तो सवाल ध्यान से पढ़ना है कि वो आपसे किसका रीजन पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, देखना है कि सवाल जो पूछ रहा है वो आपसे क्या जानना चाहता है। चलिए अब इसी के साथ बेटा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे। अब थ्योरी पार्ट खत्म है आज की क्लास का, है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर आई थिंक 2 to 3 क्लासेस, दिस इज द 4th क्लास, 3 क्लासेस विल मोर, आई विल टेक मोर एंड दिस चैप्टर विल गेट ओवर, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा। कंपाउंड्स बचे हैं, पर मैग्नेट, डाइक्रोमेट, थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा कंपाउंड्स कराऊंगी। उसके बाद लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स तो एक क्लास का टॉपिक है, एफ ब्लॉक, वो बहुत छोटू सा है। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो बहुत बड़ा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन दे रखा है पहला, MnF7 इज नॉट स्टेबल while Mn2O7 is stable. Why? So MnF7 जहां पे मैग्नीज +7 दिखाता है ये अनस्टेबल होता है। ऐसा क्यों हो रहा था बेटा? This is due to
ओवर क्राउडिंग ऑफ, बेचारा छोटा सा मैग्नीज 7 ऑक्सीजन को अपने अराउंड नहीं झेल पाता. सो दिस इज ड्यू टू ओवर क्राउडिंग ऑफ 7 फ्लोरीन अराउंड मैग्नीज. मैग्नीज के अराउंड 7 फ्लोरीन होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है. बट हम कह रहे हैं कि Mn2O7 ये वाला कंपाउंड जो होता है ये क्या होता है, स्टेबल होता है. ये वाला कंपाउंड स्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बना लेता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है. मैग्नीज के अराउंड ऑक्सीजन बेटा अभी भी 4 ही है, ऐसा नहीं है कि 4 से ज्यादा या कम हो गए हैं, है ना. 1 2 3 4, इसके अराउंड भी 1 2 3 4. बट क्योंकि the ability of oxygen to form क्या बना लेता है, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है, उसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है. सो द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मैग्नीज क्या करती है, इस कंपाउंड को स्टेबलाइज कर देती है. -2 -2 -2, ये वाली ऑक्सीजन इधर -1 कंट्रीब्यूट कर रही होगी क्योंकि ऑक्सीजन दोनों के साथ बॉन्ड बना रही है. तो -1 इसको देगी, -1 इसको देगी, तो इस मैग्नीज पे +7, इस पर भी कितना आता है बेटा, +7. -2 -2 -2 -6, -1 यहाँ से मिल रहा होगा तो कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा. सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट है, why do the transition elements exhibit higher enthalpies of atomization? enthalpy of atomization किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, यहां लिख देते हैं enthalpy of atomization को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं EOA से. so enthalpy of atomization is directly proportional to number of unpaired electrons. So because transition metals have unpaired electrons, transition metals में unpaired electrons होते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 unpaired electrons हैं, and therefore they have high enthalpy of atomization. लेफ्ट टू राइट हमने करा था बेटा एक पर्टिकुलर सीरीज में, पहले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ता है फिर घटता है, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ेगा, D1 D2 D3 D4. फिर क्रोमियम में भी ज्यादा होता है, उसके D1 D2 D3, वहां पे D4 नहीं होता, D5 4s1 होता है. उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कम होते जाते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होता जाता है. बट नॉर्मली ट्रांजिशन मेटल्स का बाकियों के कंपैरिजन में हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है. नेक्स्ट है स्कैंडियम से लेके जिंक तक में जो सीरीज है, जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होता है, यानी इसको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, मात्र 126 किलोजूल पर मोल की. वो पूछ रहा है ऐसा क्यों है, तो जिंक के केस में क्या होता है बेटा, जिंक है आर्गन 18 नोबल गैस, 3d10 4s2. इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड अप होते हैं. अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही 0 है, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना. यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 0 है, कोई है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो यहां पर मेटालिक बॉन्ड कैसा होगा बेटा, वीक होगा, वीक मेटालिक बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाएगा, एंड देयरफॉर लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन,
क्योंकि अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने में एनर्जी देना पड़ेगा, बट अगर मेटालिक बॉन्ड वीक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, एटम्स में आसानी से कन्वर्ट होगा और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफी ज्यादा लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड व्हाई? सबसे ज्यादा 3D सीरीज के अंदर, 3D सीरीज कहां से कहां तक है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, 21 से 30 तक। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है बेटा? मैग्नीज शोज +2 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है सबसे ज्यादा, तो 3D सीरीज में मैग्नीज ही दिखाता है। मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एग्जिस्ट करता है जैसे कि रुथेनियम एंड ऑस्मियम, बट मैग्नीज +2 से +7 तक 3D सीरीज में सबसे ज्यादा दिखाता है। सो ऐसा क्यों होता है? अगर हम मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आर्गन 18 3D5 4s2 1 2 3 4 5 और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्योंकि 3D और 4s के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सिमिलर होती है, सो ड्यू टू दी सिमिलर energies of 3D and 4s electrons, 3D और 4s के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सिमिलर होती है, इसीलिए s से 2 गए तो +2, एक और गया +3, एक और गया +4 +5 +6 और +7 तक मैग्नीज क्या कर सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E0 वैल्यू कॉपर का, M2+M का E0 वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा क्यों? ये दूसरा क्वेश्चन है। E0 कॉपर 2+ से कॉपर का +0.34 वोल्ट पॉजिटिव में क्यों आता था बेटा? याद करो, जब हम कॉपर सॉलिड को कॉपर गैसियस में बदलते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कॉपर प्लस, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कॉपर 2+ गैसियस, और फिर हाइड्रेट कर देते हैं कॉपर 2+ एक्वस में। ठीक है, यहाँ पे कॉपर प्लस एक्वस की बात नहीं कर रहे हैं हम। याद करें कहानी क्या थी? पॉजिटिव में वैल्यू कब आएगी? यहां पर चाहिए सब्लिमेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां पर क्या होता था कि जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड था, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड is higher than the energy released। यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है कॉपर 2+ को हाइड्रेट करने में, वो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड को कॉम्पनसेट नहीं कर पाती है। ठीक है, सो यहां पर ये भी आपका कैसा होता है? एंडो, ये दोनों भी कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक। ये आपका कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। सो यहाँ पर जो रिलीज एनर्जी है वो रिक्वायर्ड को कॉम्पनसेट नहीं कर पाती है, रिक्वायर्ड ज्यादा होता है, रिलीज कम होता है, जिसकी वजह से वैल्यू कैसी आती है? एंड देयरफॉर वैल्यू इज पॉजिटिव। फिर हमने करा था कॉपर प्लस एक्वस और 2+ एक्वस में स्टेबिलिटी, तो वहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी 2+ की होती है वो सेकेंड आयनाइजेशन को कॉम्पनसेट कर रही है, सबकी बात नहीं हो रही थी वहां पर, ये वाली चीज इसको कॉम्पनसेट करती थी। ठीक है, वो कॉम्पनसेट कर सकती है, बट यहाँ पर हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि सब्लिमेशन, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड चाहिए, वो चीज हाइड्रेशन से कॉम्पनसेट नहीं हो पाती, और इसीलिए E0 वैल्यू कॉपर 2+ से कॉपर का कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड वाला टर्म है सारा का सारा पॉजिटिव में, वो हाईली पॉजिटिव होता है और रिलीज वैल्यू उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाती। हाइड्रेशन एनर्जी इज नॉट एबल टू कॉम्पनसेट द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आयन कलर्ड होगा?
तो बेटा ये याद रखें D0 एंड D10 वाले जो आयंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, एक्सेप्ट कुछ केसेस MnO4 माइनस डाइक्रोमेट, वो सब कलर्ड थे। जिंक 2+ 3D10, तो ये तो कलर्ड नहीं होगा, हमसे कलर्ड पूछ रहा है। स्कैंडियम टाइटेनियम होता है 3D2 4s2, यहाँ हो जाएगा 3D0, ये भी कलरलेस होगा। कॉपर प्लस ये 3D10, ये भी कलरलेस होगा। स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम 3D3 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3D2, ये वाला आपका कैसा हो जाएगा, कलर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर डी ट्रांजिशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैंने इसको कवर करा है यहाँ पर। गन मेटल अलॉय होता है बेटा आपका कॉपर, जिंक एंड टिन का। किसका होता है, कॉपर, जिंक एंड टिन का। कॉपर, जिंक एंड निकल वहीं पे लिख लेना, ये होता है आपका जर्मन सिल्वर का कॉम्पोजिशन। इस पर भी आता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, याद रखना। सो जर्मन सिल्वर इज इन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक एंड मरकरी डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। जिंक, मरकरी नहीं दिखा रहे थे, जो लास्ट मेंबर था और फर्स्ट नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाते जिंक और मरकरी? बिकॉज दे आर सॉफ्ट। ना, सॉफ्ट तो अलग चीज है कि वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। द डी शेल्स आर कंप्लीट। नेक्स्ट बोल रहे दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सबशेल और देयर डी शेल्स आर इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट तो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बेटा डी शेल्स कंप्लीट होती हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सबशेल वो तो बहुतों के अंदर थे, बट क्योंकि यहाँ पर डी शेल इनकी कंप्लीटली फिल्ड होती है, इसीलिए वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाते। जब ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं तो उसके बाद ये और इलेक्ट्रॉन नहीं खोना चाहते, क्योंकि इनका फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाता है। सो करेक्ट रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज देयर डी शेल्स आर कंप्लीट। नेक्स्ट है द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। सिमिलर एटॉमिक रेडियाई याद करें जरा, कहाँ पे होता है? अब इसके लिए हमें इनकी ना पोजीशन लिखनी पड़ेगी, तो अब गाने से याद करके लिखते हैं बेटा। 3D सीरीज अगर मैं लिखूं 4D और 5D, यहाँ पे हम ग्रुप लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए 3D सीरीज में क्या आता था? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजन। ऐसे ही याद करा था हमने, याद होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे याद करा है। 4D सीरीज में क्या था बेटा? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहों में पड़ी तू आगे चल, यही था। नेक्स्ट 5D सीरीज के अंदर क्या था? ला हफ्ता, लैंथनम के बाद लैंथेनोइड्स निकल गए थे। ला हफ्ता वरना रेमो और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। अब याद करें लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा साइज 3D to 4D तो बढ़ता था, पर 4D से 5D सिमिलर होता था, एक्सेप्ट ग्रुप 3। ग्रुप 3 के अंदर लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता था। तो अब जरा सोच लो किसका साइज सिमिलर दिख रहा है तुमको। मैं तब तक पानी पी रही हूं, आप तब तक आंसर ढूंढे। कहां पर आपके हिसाब से 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट आपको दिख रहा है? मैग्नीज एंड रिहीनियम Mn and Re, चलो टैलेंट मतलब इनका हंट शुरू करते हैं। नॉट टैलेंट हंट, एलिमेंट हंट शुरू करते हैं। मैग्नीज ये रहा, Re ये रहा। इन दोनों का साइज तो सिमिलर नहीं हो सकता बेटा, 3D और 5D का सिमिलर नहीं होता। नेक्स्ट टाइटेनियम एंड हैफनियम, अगेन 3D और 5D का साइज सिमिलर नहीं होता।
स्कैंडियम और निकल का भी साइज सिमिलर नहीं होता, लेफ्ट टू राइट पहले साइज डिक्रीज करता है। आयरन कोबाल्ट निकल का सिमिलर होता है, नहीं होगा। मॉलिबेडनम एंड टंगस्टन का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये 4D सीरीज का एलिमेंट, ये 5D सीरीज का एलिमेंट, साइज सिमिलर हो सकता है। 4 से 12 में तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। मैग्नीज 3+, क्रोमियम 3+, वेनेडियम 3+। 25, 24, 23। मैग्नीज होता है 3d5,4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो 3d4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, चारों अनपेयर होगा। क्रोमियम होता है 3d5,4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d3, तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेनेडियम होता है 3d3,4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d2। मन में सोच लेती हूँ मैं, क्योंकि इतने टाइम से स्पीड बन चुकी है। तुम्हें प्रॉब्लम हो तो कॉन्फ़िगरेशन लिखकर डब्बे बनाकर कर देना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से सीक्वेंस में ही बताने हैं बेटा, 4, 4 एंड 2 नहीं, 3, 3 एंड 2 नहीं, 4, 3 एंड 2। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। अभी तक मेरी तरफ के क्वेश्चंस थे, अब आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर। लास्ट में जब खत्म हो जाएगा तो और प्रीवियस ईयर्स कराऊंगी, जितने मैं अभी कवर करा सकती हूँ उतने मैं साथ साथ करा रही हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। वेनेडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशंस 3d2, कुछ स्टेबिलिटी जैसा तो मुझे दिख नहीं रहा। टाइटेनियम होता है 3d2,4s2, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए 3d1। मैग्नीज 3d5,4s2, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा 3d4। क्रोमियम 3d5,4s1, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए 3d3। याद करो क्रोमियम 3+ में मैंने तुम्हें एक कहानी बताई थी, 1, 2, 3। यहां पर ये क्या अटेन कर रहा है, हाफ फिल्ड स्टेबल T2G कॉन्फ़िगरेशन। बोलो भाई, ये वाले T2G ऑर्बिटल्स थे, dxy डिवाइजर dxz। ये 3 डब्बे आधे ही भरे हुए हैं तो स्टेबल तो होगा ही ना बेटा, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल होता है। 3d2 में कोई हाफ फिल्ड T2G नहीं है, d1 में भी नहीं है। मैग्नीज 3+, d4 तो हाईली अनस्टेबल होता है। बट क्रोमियम 3+ के केस में क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेबल T2G पूरी तरह तब भरेगा जब 6 इलेक्ट्रॉन, T2G आधा भरा हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, आपका क्रोमियम 3+ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्टिव मेटल। तो हमें पढ़नी है कहानी। द मेटल विच रिवील्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ए के लिए तो मैं 3rd मैच कर देती हूँ, ए 3rd। 2 ऑप्शन है तो इन दोनों में से ही आंसर होगा, इन दो को तो एलिमिनेट कर दो बेटा। ऑब्जेक्टिव में स्पीड बहुत मैटर करती है, सारी मैचिंग करने मत बैठ जाना, बच्चे नहीं रहे हो तुम। तो सीधा देखो कि ए से 2 आंसर मैच हो रहे हैं तो अब बी से देख लेना, मैं निकाल दूंगी आंसर। अगर बी से भी होता तो मैं तीसरे पे जंप करूंगी। द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन 3D ब्लॉक इज कंसिडर्ड नॉट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। 3D ब्लॉक में तो प्लेस्ड है बट इज नॉट कंसिडर्ड, इज नॉट कंसिडर्ड होना चाहिए, इज कंसिडर्ड नॉट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वो कौन है बेटा, जिंक है। 3D में तो रखा हुआ है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, यानी बी का आंसर 4th है, तो ए ही होगा आंसर। अपना मूव कर जाएंगे नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर फिर भी अभी तो हम पूरा सॉल्व करें। द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना, वो आपका स्कैंडियम होगा। द मेटल विच इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सोल्यूशन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वो कॉपर था, +1 में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा था। तो डी का आंसर 2nd है और सी का आंसर आपका क्या है, 1st है। ठीक है, चलिए। सो ये आपका आया था 2020 में जब कोविड के टाइम पे रीनीट का एग्जाम हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट्स DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। दोनों चीजें हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो और DD ट्रांजिशन भी हो। CrO4 2- के अंदर क्रोमियम, CrO4 2- में बेटा क्रोमियम +6 आएगा।
क्रोमियम +6 में D0 होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, कलर्ड होता है, कलर ये येलो कलर का है, हाँ दिस इज येलो इन कलर बट दिस इज नॉट, आई वुड से कलर अलग रीजन से था, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से, बट पैरामैग्नेटिक नहीं है। Cr2O7 डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, क्रोमियम +6, यहाँ पे भी क्रोमियम कैसा होगा, D0, D0 है तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक के लिए मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए यार। MnO4 2- x -8 = -2, x आएगा +6, यहाँ पर आएगा 3D1, D में इलेक्ट्रॉन है, DD ट्रांजिशन हो सकता है और पैरामैग्नेटिक भी है। MnO4- में ध्यान दे बेटा, MnO4- में मैग्नीज +7 होता है, 3D0, तो ये वाला आयन डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, ये वाला आयन आपका कैसा है या कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। कलर यहां पर किसकी वजह से आ रहा है, डी ट्रांजिशन की वजह से। बट अगर कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो जहां पे आयन तो D0 है बट फिर भी कंपाउंड कलर्ड है, तो वहां पे कलर डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन के लिए डी में इलेक्ट्रॉन तो हो, इन तीनों में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर फिर भी ये कलर्ड होते हैं, येलो कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर। तो जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आता है बेटा, फिर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, वो भी कौन सा वाला होता है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हमें मेटल आयंस कॉलम 1 में दे रखे हैं, कॉलम 2 में उनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है μs, करेक्ट ऑर्डर मैच करना है। चलो साइड में करते हैं। कोबाल्ट होता है, या यहीं भी कर सकते हैं, कोबाल्ट होता है 3D74S2, 3 इलेक्ट्रॉन निकले बेटा 3D6, एक या दो के निकालूंगी मैं, 3D6 आपको बनाकर दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। μs का फॉर्मूला अपना क्या था बेटा, रूट में n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। चलो निकालो जरा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 4 ही तो है, 1 2 3 4, 4 × 4+2, 4+2 6, 4 × 24, यानी ए का कौन सा हो गया, 4th आंसर हो गया, ए का 4 दो ऑप्शन में, यानी बी और सी ऑप्शन तो पहले ही काट दो। नेक्स्ट मैच कर लेते अपना क्रोमियम, तो यहाँ पे क्रोमियम 3+ सॉल्व कर लेते हैं। क्रोमियम क्या था, 3D5 4S1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, D3 1 2 3, यही होगा यार, है ना। चलो अब 3 अनपेयर्ड है तो फॉर्मूला लगाओ, 3 × 3+2, 3+2 5, 3 = 15, यानी क्रोमियम का 3+ का आ रहा है √15, यानी बी का आ रहा है 5th, बी का 5th एक ही ऑप्शन में नहीं है, दो, हाँ ठीक है, ए का 4th, बी का 5th, ये भी कट गया, तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बाकी सबके लिए निकाल सकते हो आराम से बैठ के। आयरन होगा 3D5, 5 अनपेयर्ड होगा, 5 7 = 35, ये वाला आएगा। निकल होगा 3D8, 3D8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 के लिए होगा 2 × 4, यानी इसके लिए हो जाएगा डी का 1st, सी का 2nd, ठीक है, यानी ये √3bm तो आपका कहीं भी नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 2.84 बोहर मैग्नेटॉन, एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, किस आयन के लिए हो सकता है। देखिए 2.84 तब आता है, 2.84 बेसिकली होता है बेटा √8, √8 होता है आपका 2.84 के करीब। √8 कब आएगा, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, जल्दी बोलिए भाई, 2 × 2+2 आएगा, तभी √8 आता है, यानी कहीं वहां कॉन्फ़िगरेशन देख लो जहां 2 अनपेयर्ड हो,
स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d1, या तो नहीं होगा। 3d4 4 अनपेयर्ड होंगे, ये भी नहीं होगा। कोबाल्ट 2 + 3d7 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं होगा, 3 अनपेयर्ड होंगे। निकल 2 + 3d8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिंगल, 6 7 8 पेयरिंग, 2 अनपेयर्ड होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। चाहो तो पूरे डब्बे वाला डायग्राम बना लेना। निकल 2+ के लिए ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। चलिए, सो आज की क्लास में बेटा इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो आज वाली क्लास तक सारा रिवाइज करके आना, क्योंकि इसके बाद डी ब्लॉक बहुत ज़्यादा नहीं बचा, 1-2 ट्रेंड्स और हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो 2-3 क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।